खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ाहिद ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुख और मसीहा। जैसा कि नाज़रीन आप इस प्रोग्राम के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ गेस्ट होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला अगर किसी को दे के और अगर किसी से ले के आज़माता है तो ये दोनों की आजमाइश होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला गम देकर, गुर्बत देकर और बहुत सारी मुसीबतों में भी अल्लाह ताला आज़माता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजता है। तो वही बंदे जो कि बेशुमार नेमतों की वजह से उन लोगों की हेल्प करते हैं जो मुसीबत में होते हैं या इम्तिहान में होते हैं, ऐसे बंदों को ही मसीहा कहते हैं। और आज ऐसे ही एक मसीहा हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। उनके हवाले से मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि वो रहते तो इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, नॉर्वे में रहते हैं। अभी आज यहाँ पे आए हुए थे, आजकल आए हुए थे, और मैंने उनकी बड़ी रिक्वेस्ट करके जो है वो अपने प्रोग्राम में दावत दी है। और उसकी वजह यह है कि मैंने जहाँ तक थोड़े अरसे में जितना उनको जाना है वो माशाल्लाह कोई ऐसा सोशल वर्क सियालकोट में नहीं है जिसमें उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है, जिसमें वो डोनेट नहीं करते हैं। तो आज वो सुंदर्स फाउंडेशन का भी उन्होंने विज़िट किया और हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो चलते हैं उनकी तरफ और करवाते हैं आपका तारफ़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह अपनी ज़्यादा मसरूफियात, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप विज़िट पे आते हैं तो काम बहुत सारे होते हैं और टाइम बहुत कम होता है। जिस तरह आपने बताया कि शायद कल परसों आपकी वापसी भी है और इतने शॉर्ट नोटिस पे आप जो है यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सर। नवाज़िश जी, मुझे खुद एहसास बहुत अच्छा लगा कि आपके इस सेटअप को देखने का। मैं एक हफ़्ता पहले आया था, लेकिन उस वक्त सरसरी आया था, लेकिन आज मैंने पूरा थारोली आपका एक एक डिपार्टमेंट देखा और पेशेंट से मिला, आपके स्टाफ से मिला, डॉक्टर से मिला, पैरामेडिकल स्टाफ से मिला, और मुझे इंतहाई खुशी हुई कि ये जो चीज़ें हम यूरोप में देखते हैं कि सोचते हैं कि ये यहाँ पे होंगी, लेकिन मैं आपका सेटअप देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि वही स्टैंडर्ड, वही चीज़ें, वही तरीक़ाकार आप यहाँ पे अडाप्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आप लोगों की एफ़र्ट है, और ख़ास तौर पे सियालकोट के लोगों के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए कि आप जो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक बड़ा अच्छा सेटअप बनाया है जिसको किसी भी तरीके से उसकी अहमियत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ऐसा बात करते हैं आपके सोशल वर्क की, क्योंकि मुझे बहुत कम अरसा हुआ है आपसे इंटरेक्शन हुए, जब इस टाइम आप आए हैं, और एक वो क्लब की वजह से ही आपसे इंटरेक्शन हुई है। और मैंने जो देखा है आपके साथ 2-4 प्रोजेक्ट्स पे जाके देखा है कि मैं समझता हूँ कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो सियालकोट में जिसमें आपने जो है वो पार्टिसिपेट ना किया हो। तो सबसे पहले तो अपनी जर्नी के हवाले से हम स्टार्ट करते हैं, आपकी जर्नी के हवाले से बात करते हैं कि आप नॉर्वे में अब रहते हैं। थोड़ा सा इस हवाले से ज़रा बताएं कि कब से जो है ना आप ये सोशल वर्क में जो है वो आए हैं। ये जो कहानी तो बड़ी लंबी है, शायद इसको आप आधी सदी पे मुहित समझ सकते हैं कि अभी स्कूल में था तो एक वाक़या हुआ कि मैं 10वीं क्लास में तो पढ़ता था, तो हमारे स्कूल में एक बच्चे को मैं रोज़ नोटिस करता था कि उसकी कोनियों से और इसके ये टखनों घुटनों से उसकी पैंट फटी होती थी, और मैं हौसला नहीं पड़ता था कि उसको मैं कैसे कहूँ कि यार क्या मसला है। सही। तो हम भी यूनिफॉर्म चाहे वो एक ही हफ्ते में पूरे हफ्ता उसी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कम से कम वो अपनी असली हालत में होता था। तो एक दिन मजबूरी से मैं नहीं रहा गया मुझसे, तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या मसला है आपको। तो कहते जी हमारे वसाइल नहीं हैं, हम दूसरी यूनिफॉर्म नहीं ले सकते। तो इत्तेफाक से उन दिनों मुझे मिडिल स्टैंडर्ड में भी, पहले मैं प्राइमरी में मुझे स्कॉलरशिप मिला था जब 5वीं में था, और फिर 8वीं में भी स्कॉलरशिप मुझे मिला। बहुत ज़्यादा रकम नहीं होती थी, 200-250 रुपया मिलता था किताबें वगैरह मिक्स करके। सही। तो अगले ही दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे वो मेरे स्कूल के जो हमारे क्लर्क थे उन्होंने मुझे बुलवाया, जी आपके पैसे आए ले लें। वो 250 रुपये थे। तो मैंने सोचा क्यों ना कि नेकी का आगाज़ आज से शुरू कर दिया जाए। क्या बात। स्कूल के सामने एक शॉप थी,
वहाँ पे गए, उसको यूनिफॉर्म लेके दी, उसको जो सफ़ेद जो शूज़ होते हैं टाकी का क्या कहते हैं उसको, कैनवस शूज़ थे, जुराबें दी, वो 250 रुपये में पूरा हो गया। तो वो दिन मेरा नुक्ता आगाज़ था इस सोशल वर्क का। फिर जैसे जैसे आगे आगे हम चलते गए, प्रैक्टिकल लाइफ में आए, बिज़नेस में आए, तो उसके साथ ही साथ हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने एक रेडियो लिसनर को वो ज़्यादा हमारी क्लब बननी थी, तो उसमें वो उनकी एक सोसाइटी बनाई थी कि इंटरनेशनल रेनबो सोसाइटी, बज़्म कौसे क़ज़ा पाकिस्तान। तो उनका माटो था लिव फर्दर, ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। वो एक चीज़ ना जो थोड़ी सी वो एक नुक्ता आगाज़ ही समझ लें कि वो उसमें थोड़ी सी मुझे एक वज़न नज़र आया कि वाकई ज़िंदगी का मकसद तो आप दूसरे अपने तो सारे जीते हैं। सही। तो अगर किसी के लिए कुछ कर जाएंगे तो वो कम से कम याद रहेगा, किसी की ज़िंदगी बदल जाएगी, किसी का फ्यूचर वो ब्राइट हो जाएगा उस वजह से। तो उसी चीज़ को आगे लेके चलते चलते 92 में मुझे मेरे दोस्त आफ्ताब नागरा साहब ने इनवाइट किया कि हम लायंस क्लब का एक प्लेटफॉर्म है जो जिनका भी पर्पस लोगों की खिदमत करना है, उनका माटो है वही सर। तो मैं सियालकोट लायंस क्लब, जो सियालकोट की पायनियर लायन क्लब है, उसका मेंबर बन गया जी। 92 में बना, 93, 94 चलता गया, एक ऑर्डिनरी मेंबर, बैक बेंचर, लेकिन वो सीखने का मुझे बहुत मौका मिला। 1995 में 95 में नीलोफर बख्तियार हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थी, तो वो कुछ पाकिस्तान में लायंस क्लब की प्रमोशन के लिए मज़ीद क्लब्स बनाने का उनका एक प्लान था, और उन्होंने एक सीरियल शुरू की थी सनशाइन के नाम से। हमारे लीडर लायंस में सियालकोट में नो डाउट ताहिर कपूर साहब हैं। बिल्कुल। और मुझे उन्होंने कहा कि जनाब हमें एक बंदे की ज़रूरत है जो एक नई क्लब बनाए। सही। तो और हमारा जो पूरा फॉलो आपके नाम पे निकला। मैंने कहा मुझे तो अभी 3 साल हुए हैं, तो मैं तो यहाँ पे 20-20 साल पुराने लाइन्स बैठे हैं। कहते हैं आपके 3 साल हमारे 20 साल से ज़्यादा हैं। तो बरकत जी उनकी वो क्या कहते हैं काबी नज़र जो है उन्होंने कर लिया। मैंने हामी भर ली, कहा जी क्लब चाहिए। सुबह 8 बजे फ़ोन किया, 9 बजे, और शाम 4 बजे मैंने उनको जी 20 मेंबर्स की लिस्ट और $600 का चेक दे दिया, लो जी क्लब हमारी फॉर्म हो गई। ये 95 में क्लब बनी थी। 95 से अगला साल उन्होंने कहा जी आप कंटिन्यू। वो पहला जो प्रेसिडेंट होता है उसको चार्टर प्रेसिडेंट कहते हैं, वो मुझे सारी उम्र आज़ाद रहेगा कि सियालकोट सनशाइन लाइन। हमने आपकी वो 30 जी वही मैं बता रहा हूँ ना कि सियालकोट सनशाइन लाइन्स क्लब का मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 30 साल हो गए हैं। 92 में शुरू किए, अब तो 31 में शुरू हो गया इस साल। तो ठीक है, तो वो जनाब क्लब हमने फॉर्म कर ली, और अगले ही साल 95-96 में हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे मियाँ मोहम्मद अदरीस साहब, सतारा केमिकल वाले। ठीक है जी, और वो दिन ज़िंदगी का मुझे यादगार दिनों में एक दिन वो भी है कि वो पूरे पाकिस्तान एक्स कराची या सिंध एक्सक्लूडिंग कराची, मतलब ये पंजाब KPK जो उस वक्त NWFP होता था, और बलोचिस्तान, 3 सूबों पर डिस्ट्रिक्ट 305 N था सिर्फ। उसका मुझे बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मुझे नवाजा गया, और वो सरीना होटल फैसलाबाद में था। तो जब आपको आपकी कारकर्दगी उसका एक्नॉलेज किया जाता है तो आपका दिल और बढ़ता है कि अब आप मज़ीद कुछ काम करें। तो शायद उसी वजह से फिर मैंने उसको और सर क्लब में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जिस तरह 20 मिनिमम 20 मेंबर्स का क्लब होता है, तो उसमें तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि वैसे एज अ मेंबर होते हैं, लेकिन उसमें बहुत कम ऐसे एक्टिव लोग होते हैं जो इस तरह आपकी तरह के काम करते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करती थी कि मतलब ये सोशल वर्क करना चाहिए? और मैं जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ तक कि जब भी किसी प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होती है तो सबसे पहला मैसेज आपकी तरफ से आता है कि जी ये मेरी तरफ से इतने हैं, और सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि मतलब आप लोग सब कर लें, जो रह जाएंगे वो मेरी तरफ से होंगे। तो ये क्या ऐसी मोटिवेशन होती है जो आपको मतलब इन कामों में लेके आती है? ज़रा सब बात यह है कि बस का पहला मुसाफिर भी होता है और आखिरी भी होता है जी। तो मैं चाहता हूँ जब मैं बस पे सफ़र करना ही है तो क्यों ना पहली फ्रंट सीट पे क्यों ना बैठूँ मैं। क्या बात है, ठीक है। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि लोग झिझकते हैं
कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। मैं हमारा जो रमज़ान पैकेज शुरू होता है ना, तो पहला ₹1,00,000 मैं देता हूँ कि जी मेरी तरफ से ये है। सही। बाकी देखा देखी कोई 50 कोई 20 लाख रुपए दे देते हैं, लेकिन वो पहला आगे लगना वो पता नहीं पहला खतरा होता पहला है, वही खतरा सबसे बन। जो है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-12 साल से 15 साल से ये हमारा वो हमने एक 100 बंदे से शुरू किया था। लास्ट ईयर 400 फैमिली को हमने रमज़ान पैकेज जो 1.6 मिलियन तक उसकी कास्ट आई थी। तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव था, लेकिन वो पहला कतरा जो कहते हैं उसका वो बस वो एक शुरू हुआ, और अब उसके साथ साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2-3 जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका भी मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। अच्छा, इससे पहले कि आप उनके जिक्र करें, मैं नाज़रीन आपको ये थोड़ी सी बात बताता हूँ कि मैंने असलम साहब को बड़ी मुश्किल से मनाया है कि हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे और आपकी सर्विसेज बताएं। वो बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैंने इनको थोड़ा सा कन्विंस किया है कि आपकी इस बातों से हो सकता है कई लोग मोटिवेट हो जाए और लोगों को जो है ना वो नेकी का सफ़र शुरू करने में ज़रा आसानी भी हो जाए आप लोगों की जो है ना ये। जी सर। तो ये सब बात यह है कि अल्लाह माफ़ करे, हमको दिखावे के लिए नहीं करते। ये एक अपनी पहले नंबर तो अपनी सेटिस्फेक्शन है कि अल्लाह ताला ने हमें अगर कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ दिया है जी, ठीक है। तो इसमें बहुत से लोगों का हक है, अगर हम वो हक को लेके साथ चले जाएंगे तो ये हम उनके साथ भी ज़्यादती करेंगे और अपने साथ भी करेंगे। अगर हमारे पास कुछ है, वसाइल हैं, और उन लोगों के लिए जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है अगर उनको देते हैं तो ये हम मेरा हाल अल्लाह ताला हर एक किसी को देता भी नहीं है। मुझे भी 24 साल से सियालकोट में हूँ मैं सोशल वर्क करते हुए। बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति हैं, अरबोंपति हैं, लेकिन उनसे अगर वो उस तरह से बात की जाए तो वो उस तरह का रिस्पांस नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ उनके मुकाबले शायद कम ही हो, लेकिन वो हर काम में आगे होते हैं। क्या कहेंगे उनके हवाले से? जैसा मैं बस एक ही चीज़ कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ दोस्तों को कि अल्लाह ताला अगर आपको दौलत देते हैं ना तो थोड़ा इधर दिल भी दे दे। बस ये सबसे बड़ी बात है। दौलत हर बंदे के पास है, दिल बहुत कम लोगों के पास है। और दर्द दिल जिसको कहते हैं, अगर वो थोड़ा आपके अंदर पैदा हो जाए, आपको जिस बंदे को देख रहे हैं अगर उसकी तकलीफ खुद अपने दिल में महसूस करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई भी ऐसा करें। आपके वो प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कुछ जी। प्रोजेक्ट ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है हमने 2000 दस्तरखान भी जी मैं बताता हूँ कि 2013 की बात है गालबन। तो हम मस्जिद में एक दिन बैठे थे अपने नॉर्वे में, ओस्लो में। तो एक मौलाना साहब हमारे फरमा रहे थे कि पाकिस्तान की आबादी उस वक्त 22 करोड़ थी, अब तो शायद 25 हो गई होगी। तो कहा जी कि अगर हर बंदा एक दूसरे बंदे के खाने का बंदोबस्त कर दे तो आधा मुल्क जो है उसका उसमें वो इजी हो सकता है, उसका कम से कम उसको खुराक का मसला हल हो सकता है। मस्जिद से बाहर निकला, सोचा क्यों नहीं, मैं पूरे मुल्क का तो नहीं, 22 करोड़ का तो नहीं, एक बंदे की जिम्मेदारी तो मैं ले सकता हूँ। घर आके मैंने बेगम से बात की, अपने बड़े बेटे से की। मैं कि मैं सोचा, मैंने फैसला किया कि हम हर रोज़ 10 क्रोन, नॉर्वेजियन क्रोन उस वक्त 17 रुपये का क्रोना था, 170 रुपये रोज़ के हम दें एक बंदे को, तो कम से कम 2-3 वक्त नहीं तो 2 वक्त का खाना खा सकता है। उस वक्त रोटी 10 रुपये से कम थी, 5-4 रुपये की थी। उन्होंने कहा जी ठीक है। हमने 3 बंदों में, मेरा बेटा, मैं और मेरी मिसेज ने 30 करोन, उसको मल्टीप्लाई हमने 30 से किया, वो रकम से हमने शुरू किया। फिर अपने लायंस क्लब के प्लेटफॉर्म से मैंने कहा जी क्यों ना हम रमज़ान पैकेज में लोगों को कम से कम 1 महीना तो लोग आसानी से, आराम से रोज़ा रख सकें, इफ्तारी कर सकें। तो हमने पहले साल 100 फैमिली के लिए हमने रमज़ान पैकेज का इनेकाद किया, जिसमें आटा, चावल, चीनी, दालें, घी, रूह अफ़ज़ा, जो कुछ भी रमज़ान के लिए ज़रूरी चीज़ें थी, खजूरों तक हमने उसको किया। तो वो 100 को हम बतदरीज बढ़ाते रहे, ये नहीं कि हमने एक यकलख्त आ गया, 100 से 150, 150, 200 इस तरह करते। लास्ट ईयर हमने 400 फैमिली को सर्व किया है। ये 1.6 मिलियन से ऊपर जो रकम चली गई थी, ठीक है जी। तो इसमें मेरा इतना कमाल ज़रूर है कि मैंने लोगों को इस तरफ माइल किया, अपने क्लब के लोगों को माइल, अपनी सबसे पहले अपनी फैमिली को किया। मेरे सारे भाई, मेरे बेटे, मेरी मिसेस इस काम में, मेरे शाना बिशाना जिसको कहते हैं उर्दू में, वो मेरे साथ है। जब भी मैं कोई इनिशिएटिव लेता हूँ तो कहते हैं ठीक है जी, गो अहेड करते हैं। वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था, 3 बल्कि 4था साल हो गया। हमने जो वर्कर, मज़दूर, मेरा तल्लुक़ घुएंकी से है, जो हमारा आबाई गांव है,
तो उसमें हमने कुछ देखा, एक जगह पे लाहौर में एक हमारे दोस्त मिलने वाले थे, उन्होंने लाहौर में 20 रुपए में 2 रोटी और एक चने या सालन लिख देते थे, रेडी में फुटपाथ पे बैठे। आइडिया अच्छा था, उसको पॉलिश किया सही। कि 20 रुपए में रोटी तो मिल जाती है लेकिन फुटपाथ पे बैठ के नहीं। सोचा, थोड़ा वर्क किया। हमारे वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, उनसे बात की, उसने कहा जी 20 रुपए में पॉसिबल नहीं है, कम से कम 30 रुपए दें और जो पका होगा उस दिन, गोश्त, सब्जी, मुर्गी, वो हम सर्व करेंगे। कोई कैद नहीं होगी 1 रोटी की या 5 रोटियों की। टेबल पे बंदा बैठेगा, आएगा, टोकन लेगा, बैठ जाएगा, खाना खा के चला जाएगा। आइडिया अच्छा लगा, ये बड़ा मैं समझ आइडिया अच्छा लगा। और सफ़ेद पोशी का भरम भी रह जाता है। हमने वो टोकन बनवाए, एक दुकान साथ ही उनको दिया, वो डेली का हिसाब रखता था ताकि उसको पेमेंट भी करनी होती थी हमने। उसने सिर्फ टोकन देना उस बंदे को, उस बंदे ने खाना खाना, जब पेमेंट करनी है उसने जाके 30 रुपए देने हैं तो 7 टोकन दे देना। सही। अब उसकी हमारी मैचिंग ग्रांट क्या थी कि पहले हम 30 रुपये हम देते थे, 30 वो देते थे, फिर पिछले साल उसने ये घी के रेट शीट बढ़ने से अब हम उसको फ़िलहाल 35, अभी उसकी डिमांड है कि उसको और ज़्यादा किया जाए, लेकिन फ़िलहाल हम 35 रुपये पर हेड देते हैं। इट्स मीन कि 3500 पर डे हमारा वो सब्सिडी है जो हम उन 100 लोगों को खाना है। 100 लोग अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि कई दफ़ा उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, उसको हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 100 पीपल है। सही जी। नाज़रीन, बातें और भी होंगी। अब यहाँ पे एक वक्फे का टाइम है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो असलम साहब से उनकी जर्नी की वजह से और बातें करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए दुख और मसीहा। इंसान की ज़िंदगी में किसी दुख का वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुख और मसीहा और मैं हूं ज़ायद ख़ान। हमारे साथ मौजूद हैं आज असलम शाहिद साहब और उनसे उनकी जर्नी के हवाले से, सोशल वर्क के हवाले से बात चल रही है, तो चलते हैं उनकी तरफ और गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा से जोड़ते हैं। अच्छा सर, मुल्क की हालात जो इस टाइम हम देख रहे हैं कि आटे का बहरान है और लोग जो है वो गुरबत, मैं समझता हूँ कि अब तो वो गुरबत की लकीर से नीचे वाले मामला शुरू हो गए हैं। तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि इस तरह के अगर जो मुखैर हजरात हैं, चलें हुकूमत तो जो है वो कर रही है, चलें उसको हम हर टाइम हुकूमत को भी ब्लेम नहीं कर सकते, तो अपनी जो कहते हैं कि किसी के ऊपर बात करने से पहले बंदा ये करे कि अपनी तरफ से जो कुछ उसके हो सकता है वो करे। तो आप क्या समझते हैं कि आप जैसे लोग मतलब मिल के इस तरह के दस्तरखान और ये चीज़ें करें तो क्या हुकूमत के कामों में थोड़ा सा हो नहीं सकता, या क्या इस हवाले से क्या बात करेंगे आप? जैसा बड़ा अच्छा सवाल का आपने किया है, लेकिन उसका जो मैं नेगेटिव उसका पहलू देखता हूँ ना, हमने शुरू किया था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, लोगों को मंथली फूड पैकेज भी दे रहे हैं, डेली खाना भी दे रहे हैं। सही। लेकिन उससे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है खुद इन्हिसारी। लोगों को इतना इस काबिल किया जाए कि वो खुद कमाएं और ख़ुद खाएं। सही। ये इजी मनी या इजी फूड पैकेज लेके या 30-40 रुपए में खाना खा के वो अपना दिन गुजारें, क्यों ना वो खुद इस काबिल, उनको इस काबिल किया जाए। ठीक है। और इसकी मैंने मिसाल 2-3 मिसालें मेरे पास हैं जो मैंने मतलब अपने महदूद वसाइल से, सिर्फ अपनी गिरा से। सबसे पहले एक ज़रूरतमंद था, बच्चा था, वो कहते जी वो कहते थे कि ज़रा थोड़ा सा वो उसका समझ लें कि उसको थोड़ा सा माजूर था, वो बाहर जाके काम नहीं कर सकता था। तो मैंने कहा जी आपके घर में इधर उधर कोई जगह है, कोई बैठक? कहते बैठक बूठक तो नहीं है, लेकिन जगह खाली है कि एक आध मरला घर के साथ। मैं कहा जी कोई बात नहीं। हमने उसको जगह को उनकी जो उसको एक दुकान की शक्ल दी, उसमें उसके शेल्फ बनाए, उसमें सामान रखा
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले दिनों गया, मुझे बड़ी खुशी और बड़ा वो इतना तशक्कर का इजहार कर रहा था, खुश हो रहा था कि आपने मुझे एक बार रोज़गार कर दिया। मैं अपनी दुकान पे जाके कहीं जाके मजदूरी नहीं करता और शाम को 1500-2000 रुपया मैं कमा लेता हूँ। मतलब अर्न कि 100 शेल्टर हाउस बनाने से बेहतर है कि एक कारखाना बना दें। ऐसे ही है, वो कहता है अर्न करता हूँ, ये नहीं कि मैं, तुम कहता है मैं इसमें से मेरा 1500-1000 रुपये से ऊपर मेरी दिहाड़ी लग जाती है, जो मेरे बच्चे था मेरी मुनाफा है, शेयर में 5-4 हज़ार की 6 हज़ार की कर लेता हूँ तो उसमें मेरा इतना निकल आता है। तो मुझे ये इंतहाई खुशी हुई कि कम से कम एक बंदे को तो मैंने उसके काबिल किया। दूसरी मिसाल ये है कि यहाँ मैं रहता हूँ निशात पार्क में, तो मेरे को महल्लेदार था, तो वो मुझे कह रहा था कि मैं शाम को फारग होता हूँ, सुबह तो मैं काम करता हूँ कहीं, लेकिन मैं शाम को मैं चाहता हूँ कोई काम कर लूँ। तो उसको मैंने कहा कि शाम को क्या कर सकते हो? उसने कहा जी अगर मैं शाम को ये इधर समोसे पकौड़े ये वो रेडी लगा लूँ तो मुझे पता है कि 1800 500 700 कमा लूँ। सही। उसको जनाब रेडी लेके दी, बनवा के दी, उसके ऊपर वो थोड़ा शीशे का वो ताकि जिसमें डस्ट वगैरह ना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तजर्बा बड़ा कामयाब रहा और वो बहुत ज़्यादा कास्ट नहीं, 20-25 हज़ार रुपये में उसका रेडी भी आ गई, उसका जो वो सिलेंडर और क्या कहते हैं उसका कढ़ाई और। तो ये छोटे छोटे काम हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट करे या तंजीमें करें, हर बंदा अगर इंडिविजुअली एक बंदे को भी आप इस काबिल बना सकते हैं तो आधा पूरी फैमिली को आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक मेरा जो आजमूदा नुस्खा है वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सब ये छोटी सी जो नेकी की जो आपने बात की, सम टाइम बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि यार मैं साहिब इस्तात नहीं हूँ, मेरे पास लाखों रुपया होगा, करोड़ों रुपया होगा तो फिर मैं किसी की मदद करूँगा। तो आप क्या समझते हैं, जिस तरह अभी आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि जितना आपसे हो सकता है उस सवाल से भी आप कर सकते हैं। मुझे याद आ गई बात, मैं जब कॉलेज जाते थे बसों पे जाते थे, सारे हमारे कॉलेज से हम पहले लारी अड्डे फिर वो वहाँ पे आगे घूमेंगे जाते थे, तो एक बंदा मांगने वाला होता था, तो कहता जी पैसा दो एक, लेकिन तौफीक का दो। सही। अगर आपके पास तौफीक है ना तो एक पैसा बेशक दे दो, नीयत से दे दो। तो मेरा भी यही है कि आप 1000 नहीं दे सकते, 10,000 नहीं दे सकते, 100 नहीं दे सकते, 50 नहीं दे सकते, 10 रुपये दो, 5 रुपये दो। आज करोगे ना 5 तो अल्लाह ताला आपको अगले दिन 10 की 20 की हिम्मत देगा, ताकत देगा। आपका नियत की बात है, अल्लाह ताला तो नियतों को देखता है। तो मैं तो इसी ये तो एक कारोबार है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ। और बाबा जी फरमाते थे इशफाक अहमद साहब कि आपने कौन सा पल्ले से देना है, आप दिए में से देना है। तो वो असल चीज़ है थोड़ा सा हौसला पैदा करना है। अगर आपके देखें कि अगर मुझे 100 रुपया मिला है तो इसमें शायद कई और लोगों का भी हिस्सा हो, तो अगर आप 10 रुपये दे देंगे तो हो सकता है वो 10 के पता नहीं कितने 100 बनेंगे। तो मैं तो उसी फार्मूले पर अमल कर रहा हूँ और लोगों को मशवरा भी देता हूँ। सर आपकी लाइफ के वाला थोड़ी सी बात करते हैं कि माशाल्लाह से आप नॉर्वे में रह के मैं सम टाइम देख रहा होता हूँ एक्टिविटीज़ में, जब हमारी कोई क्लब की मीटिंग वगैरह होती है तो नॉर्वे से बैठ के आप जितनी देर हम वो प्रोग्राम देख रहे होते हैं आप वहाँ से लाइव देख रहे होते, कितना टाइम कैसे मैनेज करते हैं और कैसे ये नॉर्वे में रह के यहाँ के मामला चला रहे होते हैं? पहले नंबर तो ये है कि मैं पिछले काफ़ी सालों से मैं फारग हूँ, मैं काम नहीं कर रहा। अच्छा। मैं अपनी हेल्थ की वजह से मुझे उन्होंने काम करने से मना कर दिया हुआ है कि आपने ये काम कोई काम भी नहीं करना। ठीक है जी। तो अब मैंने कुछ ना कुछ तो करना है। अब सुबह से शाम, शाम से रात और रात से फिर अगला दिन, तो इस तरह टीवी देख के या दीवारें देख के तो नहीं वक्त गुजरता। तो अपने आप को कहीं ना कहीं आपने मसरूफ़ रखना है। तो मैं दुआ देता हूँ सोशल मीडिया को कि जैसे मुझे अपने कामों से फुर्सत मिली उसी वक्त ये फेसबुक और इसका ये बाकी चीज़ों का ज़हूर आ गया। ये 2000 के बाद ही शुरू हुआ है सारा कुछ, उससे पहले तो सोशल मीडिया कोई चीज़ थी नहीं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसका पॉजिटिव उसका इस्तेमाल किया। मेरी जो मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं या मुझे देखते हैं पिछले 10, 12, 14 साल से मैं हर रोज़ अपने वाल पे एक आज की बात लिखता हूँ। सही, बिल्कुल मैं देखता हूँ, बल्कि स्पेशली आपकी वो कभी वो किसी टीवी पे नज़र आ रही होती है, किसी अखबार में पढ़ी है, कहीं किसी की कापी भी हो सकती है, लेकिन वो जो मुझे अच्छी लगती है मैं चाहता हूँ अगर चीज़ मुझे अच्छी लगी है, वो जो एक कॉल भी है कि अगर आप अपने लिए कोई अच्छी चीज़ पसंद करें तो अपने भाई के लिए करें। तो मेरे लिए वो सारे भाई हैं। मैंने वीडियोस भी बनाई हैं तो वो मेरे लिए सारे भाई हैं, फेसबुक फ्रेंड हैं, हमको किसी का दुश्मन तो है नहीं है। तो इसमें कोई एक अच्छी चीज़ अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है तो मेरा ईमान है कि हमें वो काम करना चाहिए। हालांकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है सोशल मीडिया में, बहुत एक दूसरे की वो खिंचाई भी करते हैं, वो टांगें भी खींचते हैं, एक दूसरे को ब्लेम भी देते हैं, लेकिन मैं
उसके पॉजिटिव जो उसका एस्पेक्ट है उसको देखता हूँ। सर इसी हवाले से एक सवाल है आपसे कि जिस तरह अभी आज का मुआशरा और 70 से पहले की जिस तरह अभी ऑफ द रिकॉर्ड ही बात कर रहे थे, उस मुआशरे और आज के मुआशरे में क्या फ़र्क देखते हैं? क्या ये अच्छा है या उससे क्या? अगर तो सुकून, चैन और ठहराव वाली ज़िंदगी है ना, वो 2000 से पहले थी। अच्छा, सही। आजकल में सहूलतें तो बहुत आ गई हैं, हर चीज़, हर बंदा बहुत एक्टिव है, लेकिन किसी के पास ना तो किसी के लिए टाइम है, ना किसी की सोच है और ना किसी का फ़िक्र है, कोई एहसास नहीं है। ठीक। उस वक़्त ये होता था कि अगर आपको एक मोहल्ले में, आपके दोस्तों में, किसी फैमिली में, तो आप 10 बंदे उसकी तीमारदारी करने के लिए जाते हैं। अब एक लफ्ज़ लिखते हैं गेट वेल सून, सही है। ठीक है, तो या तो बंदा सम टाइम लिखने में बड़ी प्रॉब्लम लिखते हैं, नहीं लिखते, ठीक है। अब वो एक लिखते हैं ना रेस्ट इन पीस, वो उन्होंने उसको भी शार्ट कर दिया, RIP लिख देते हैं कि अल्लाह दे वाले। सही बात। मतलब हमारे पास इतना भी नहीं है कि इन्ना Rest in लिल्लाह peace पूरा लिख सकते हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखें, हम RIP लिख के फारग हो जाते हैं। तो ये शॉर्टकट जो है ना, ये इसकी हमने ज़िंदगी को भी शॉर्ट कर लिया हमने, जो इतनी खूबसूरत ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है बल्कि तो, लेकिन उसको हम लोग उसको उस हिसाब से नहीं लेते। हर चीज़ का एक म्यार है, स्टैंडर्ड है, उसको उस हिसाब से चलना चाहिए। ज़िंदगी ये नहीं है कि आप सुबह उठे, सारा दिन आवारागर्दी की, फिर तो ले रात को सो गए, शाम को लिखा जनाब गुड नाइट। ज़िंदगी में आपके साथ साथ आप बाकी लोगों का भी हिस्सा है आपकी ज़िंदगी में। ठीक। जब सोशल वर्क में असम साहब बहुत दफ़ा हमें अपनी फैमिली को जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उनकी जो बच्चों की या मिसेस की, उनको टाइम देने के हवाले से मैं बात करूँगा। अगर हम एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं तो फिर वो सारा दिन हमारा बाहर ही गुजरता है, तो वो कैसे मैनेज होती है सारी चीज़? ये बड़ी आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। मेरी मिसेस परसों कह रही थी कि उससे बेहतर आप ना ही आया करें। सही है। कहते आप उससे बेहतर कम से कम वहाँ पे वक्त पे घर तो आ जाते थे। सही है। मैं पिछले साल मैं बैठ रहा, मैं कि आज कहीं नहीं जाना, रात के 9:30 बज गए, मैंने अब आज किसी ने कहीं नहीं जाना। तो फ़ोन आया बाहर से, किधर है जी? मैं कही यार बाहर निकलो। मैं खैर है जी, वो मेरे दोस्त हैं, अब मैं नाम नहीं लेता उनका, अच्छी बात नहीं है। बाहर निकले और मैं कही मैं खाना खा लिया। खाना नहीं खाना, हम खाएंगे, आप सामने बैठ के देखें, हमें आपकी कंपनी चाहिए। वो 9 बजे लेके मैं 11 बजे घर छोड़ गए। घर वाले कहते उससे बेहतर आप कह रहे थे मैं घर नहीं हो गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये खुशगवार हैं। ये इसमें दोस्तों का प्यार है, मोहब्बत है, खलूस है। वरना आजकल के नफसा नफसी के दौर में किसी के पास टाइम नहीं है कि किसी को घर से आए, पिक करे, जाके रेस्टोरेंट में लेके जाए, फिर छोड़ के जाए। ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक ब्लेसिंग है कि मुझे इतने अच्छे दोस्त, मेरे इतने वेल विशर, और जब जिक्र करते हैं इस तरह के दोस्तों का तो मुझे खुशी होती है कि, लेकिन एक चीज़ का दुख है कि जो हमारी वो 3 डिजिट थी, फिर 2 डिजिट थी, अब वो सिंगल डिजिट दोस्त रह गए हैं। जिनको दोस्त मैं कह सकता हूँ वो बहुत महदूद रह गए हैं। अब मैंने तो नहीं शायद छोड़ा, लेकिन वो उनकी मसरूफियात ने या उनके अपने तो मुश्किल हो गया, आप किसी के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। तो फिर भी उनका शुक्रिया, लेकिन मैं फिर भी उनसे रब्ता, उनकी खुशी गमी में फ़ोन कॉल करना, मिलने की चले जाना, या कम से कम खैर खैरियत ज़रूर पूछ लेता हूँ। तो बस ये आजकल की नस्ल जो कि सोशल मीडिया में गुम है, हमारे पास सारी दुनिया एक सिमट के एक एंड्रॉयड की शक्ल में हमारे पास आ गई है। बहुत दफ़ा हम देखते हैं हमारे बच्चे जो है वो हर टाइम मोबाइल पे लगे होते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वालिदैन भी मोबाइल पे लगे, एक घर में अगर 6 बंदे बैठे हैं तो 6 बंदे ही वो अपना अपना एंड्रॉयड पकड़ के वो कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अपनी जो हमारी नौजवान नस्ल है, ज़ाहिर बात है इसने आगे जाके जो है वो माशरे को किसी सिमत लेके जाना है। अपने तजर्बे ने तो ये साबित किया है जी कि हम बहुत दूर हो रहे हैं, नज़दीक होने के साथ साथ बहुत दूर हो रहे हैं एक दूसरे से। एक ही घर में बैठे हैं, वो किसी ने अगर पानी का गिलास भी मंगवाना है ना, तो अपने कमरे में बैठा वहाँ भी मैसेज कर रहा है कि मुझे चाय बना के दे सकते हैं आप। हकीकत है, मेरे अपने घर में ऐसे, मैं दूसरों की बात क्या करूँ। ठीक है, मैसेज आया जी आज क्या प्रोग्राम, खाना किधर खाना जाना है। वो भाई बाहर निकलो, बैठो, सबके साथ बैठो, प्लान करो क्या करना है। तो ये चीज़ें हमने जितना इसको मिसयूज़ कर रहे हैं हम लोग, और चूँकि एक चल पड़ी है रस्म, तो अब उसमें क्या कर सकते हैं। तो इसका मेरा ख्याल तदारक भी नामुमकिन है अभी फौरी तौर पे तो कहीं नहीं। एक अरसे के बाद जैसे आस्ता आस्ता चीज़ें मतरूक होती गई हैं ना,
कि पहले वो टेली प्रिंटर होता था, फिर वो टाइपराइटर आया, फिर वो फैक्स आई, फिर टेलेक्स आई, फैक्स आई, सब कुछ ख़त्म हो गया ना जी। अब एक मोबाइल है आपका, उसमें सब कुछ है, बैंक भी उसी में है, आपका ईमेल भी, हाँ हर चीज़ उसी में अवेलेबल, ठीक है। तो अब इससे आगे क्या होगा, और कुछ होगा, ज़रूर होगा। वो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। वो आज की तारीख का बता रहे हैं, आज से 150 साल पहले उन्होंने बताया था। ऐसी बात शायरी से भी आपका माशाल्लाह बड़ा बड़ा हाँ जी और मैंने पिछले दिनों देखा है आपने बुक्स भी लॉन्च करवाई हैं, और इस हवाले से अपने इस शुगल के हवाले से कुछ बताएं। हाँ वो मैं जी, मेरे अभी दोस्त, मैं उनको वापस भेज के आया हूँ सरगोदा से। मैं उनका नाम साबर, वारिस साबर था पहले, अब उन्होंने कलमी नाम साबर सुदाई रख लिया। तो स्कूल के वक्त से ही मैंने थोड़ा बहुत लिखने की वो, बल्कि पढ़ने से पहले तो पढ़ना होता है, जब पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि अब कुछ लिखा भी जाए, तो लिखने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उसको कोई परफेक्ट शायरी या वो नहीं कह सकते, नहीं वो इस काबिल भी नहीं थी कि उसको किताब मुझे, क्योंकि इसके लिए ज़रूरत होती है कोई आपके लिए, कोई आपका कोई उस्ताद हो जिसे आप इस्लाह कराएं इसलिए, क्योंकि वो स्कूल कॉलेज में तो आपके पास वो तो आपको प्रोफेशनल तो है नहीं है, लेकिन अपने शौक़ की तकमील के लिए जो यहाँ के लोकल मैगज़ीन होते थे, सियालकोट में परवाज़ होता था मेरे वक्तों में, मेहनत कश होता था, नवाए समाज होता था, ये वीकली छपते थे, और बल्कि एक हमारा वीकली मैगज़ीन था परवाज़, उसका तो मुझे उन्होंने सब एडिटर बना दिया हुआ था। मैं कॉलेज से ना मैं फ़ाइलें पकड़ी उनके दफ्तर आके, बटिबा जालियाँ मेरा हर उधर वहाँ पे तो कश्मीरी महल्ले में ना, तो वो मैं जाके जनाब उधर से आता, वो बैठ के वो हाथ से किताबत करता होता था बंदा, फिर वो दो चेहरे, फिर वो मुझे वो कुछ गाइड करते थे, कहते आज क्या लिख के लाए हो, फिर वो जनाब उससे कहते वो उन्होंने किताबत करनी, अगले हफ्ते छप जाना। तो फिर वो वैसे आस्ता आस्ता एक शौक़ जो है वो परवान चढ़ता गया। फिर छोटे मोटे मैंने सर्वे रिपोर्ट्स वगैरह, फिर कोई फ़काया कालम, कोई अफसानचे, मतलब जो भी ज़हन में आया उसको लिख दिया, जो मुनासिब इस्लाह करके उन्होंने छाप भी दिया। तो बस ऐसे ही है। लेकिन जब उसके बाद मैं अमली ज़िंदगी में पढ़ा, कारोबारी में पढ़ा, तो ये सब कुछ भूल गया, क्योंकि फिर वो काम 8 से 8 वाला था, तो उसमें फिर कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं थी, चाहने के बावजूद भी हम वक्त नहीं निकाल सकते थे। बहुत शुक्रिया असलम साहब, आपसे बात करके आपसे बहुत मज़ा आया, और मेरा ख्याल है कि अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि शायद वो इस प्रोग्राम में ना हो सके, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा लिमिटेड होता है, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं समझता हूँ कि इस दौर में किसी दूसरे के लिए वक्त निकालना, और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में से किसी के लिए वक्त निकालना, और दूसरों के लिए सोचना, जो कि नफ्सा नफ्सी का इस टाइम जो दौर चल रहा है, कि वो अपने लिए ही लोग जो है वो समझते हैं कि शायद मेरे पास अपने लिए भी कम टाइम है, और इस नफ्सा नफ्सी के दौर में अगर आप दूसरों के लिए वक्त निकालें, तो मैं तो समझता हूँ कि इस दौर के वो फरिश्ते हैं जो जिस दौर में हम चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। लास्ट पे दुख और मसीहा में आज आप आए हैं, सुंदर्स फाउंडेशन की SF TV की एक काविश है, क्या कहेंगे उसके बाद प्रोग्राम खत्म करते हैं? जैसा बात यह है कि ज़िंदगी एक बार मिलनी है, उसमें आप अच्छाइयाँ भी कर सकते हैं, बुराइयाँ भी कर सकते हैं, नेकी भी कर सकते हैं, बदी भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है। तो क्यों ना हम ऐसा कोई काम कर जाएं, ज़िंदगी तो मुख्तसर है, लेकिन अगर आप कभी पीछे नज़र रखें, ये दयाल सिंह कॉलेज है, गंगाराम हॉस्पिटल है, कहाँ गए वो, लेकिन नाम जिंदा है। 100 साल 10 साल 200 साल जिंदा रहेंगे क्या? मेरी सोच, मेरा नज़रिया भी वैसा ही है, और जो छोटे मोटे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो इसीलिए कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा काम कर जाओ कि कम से कम आने वाले वक्त में जिसका लोगों का भला भी हो, और आपका नाम भी किसी न किसी हवाले से ज़िंदा रहे। वरना दुनिया में आए चले गए ना आने के बराबर है। बिल्कुल सही। अगर कुछ करके जाएंगे तो कम से कम आपकी आखिरत भी संवरेगी और लोगों का भला भी होगा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। थैंक यू सो मच। आखिर में दोबारा फिर आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, बातें आपने सुनी असलम शाहिद साहब की, कि मैं इसका निचोड़ अगर निकालूं तो वही है कि हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। आज का दुख और मसीहा यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अपने हो जाहिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।